हम हर साल पर्यूषण में ऐसा सुनते हैं कि चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर की माताओं को अनेक सपने आते हैं। पर क्या आज के इस युग में ऐसी चीजें होती हैं? क्या विज्ञान इस बात पर मोहर मारता है? क्या आज या अभी के समय में ऐसे कोई व्यक्ति हुए हैं जिनके जीवन में ये बात सच हुई है? जी हाँ, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। विज्ञान भी इसे मानता है और प्रातस्मरणीय कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव महान आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म के पहले भी ऐसी घटना उनकी माता के साथ घटी थी। आखिर दादा गुरुदेव के जन्म से पहले उनकी माता के साथ क्या घटना घटी थी, आइए जानते हैं। अनंत तीर्थंकरों की विचरण भूमि, मुनियों एवं योगियों की साधना भूमि, संत महंतों की तपोभूमि, सतियों के सतित्व से बनी शील भूमि, शूरवीरों की रण भूमि, अनेक महापुरुषों की गौरव भूमि, ऐसी राजस्थान की धन्य धरा को सुशोभित, सुरमणीय, आलोकित बनाती हुई भरतपुर की पावन भूमि थी, जिसमें पारख परिवार के सुप्रसिद्ध व्यापारी एवं ईमानदार ऋषभ दत्त श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी धर्म प्रेमी और पतिव्रता पत्नी थी। कहते हैं कि पारख गोत्र के पीछे भी एक महान रहस्य छुपा हुआ है। प्राचीन काल में चंदेरी नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहां राठौड़ वंशीय श्री खरहत नामक न्याय नीतिवान राजा राज्य करते थे। विक्रम संवत 1170 में जिंदत सूरी जी के उपदेश से संसार की असारता को जानकर राजा ने संयम स्वीकार किया। राजा खरहत की वंश परंपरा में ही पासुजी नामक बहुत ही विद्वान, कुशल व्यवसायी और नीतिज्ञ पुरुष हुए। पासुजी की योग्यता व गुणों से प्रभावित होकर आहट नगर के राजा चंद्रसेन ने उन्हें अपने यहाँ रत्नादि बहुमूल्य पदार्थों की खरीदी के लिए रख लिया था। एक दिन चंद्रसेन के दरबार में श्रीमाल नामक एक व्यापारी आया और हीरे जेवरात में से एक बहुमूल्य हीरा राजा को दिखाते हुए कहा कि हे राजन, यह उत्तम हीरा आपके लिए योग्य रहेगा। राजा चंद्रसेन हीरे जेवरात के बड़े ही शौकीन थे। उन्होंने नगर के निपुण परीक्षकों को बुलवाकर उस हीरे की परीक्षा का आदेश दिया। जिस परीक्षक ने भी हीरा देखा, उसने अपने नॉलेज के हिसाब से उसके मूल्य और गुण की परीक्षा की। इसी बीच राजा चंद्रसेन ने पासुजी को भी हीरे की परीक्षा के लिए कहा। पासुजी ने बुद्धि की गहराई से निरीक्षण किया और अंत में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा कि राजन, हीरा तो निश्चित मूल्यवान है और आकर्षक भी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष है। यह हीरा जिस व्यक्ति के पास रहेगा, उसकी स्त्री मर जाएगी। आप चाहे तो हीरा मालिक से इसकी जांच करा ले। पासुजी के निर्णय से राजा चंद्रसेन आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार का तो गुण दोष किसी भी परीक्षक ने नहीं कहा और ऐसा स्पष्ट आधार भी नजर नहीं आ रहा था। अन्य परीक्षक भी सोच विचार में डूब गए। अंतिम निर्णय तो अब उस व्यापारी पर निर्भर था। अतः राजा ने उससे पूछा कि व्यापारी, सत्य हकीकत कहो, क्या हमारे परीक्षक पासुजी ठीक कह रहे हैं? चंद्रसेन की गंभीर मुद्रा के सामने असत्य कथन करना उचित नहीं था, इसीलिए उसने कहा, राजन, आपके रत्न परीक्षक का निर्णय सही है। इस हीरे के आने के पश्चात मेरी पत्नी का देहांत हो गया। दूसरी शादी की, वह भी कुछ समय के बाद चल बसी। अब मैंने निश्चय किया है कि इस हीरे को बेचने के बाद ही तीसरी शादी करूंगा। राजा पासुजी के निर्णय से अत्यंत प्रभावित हुए और उसी दिन से उनका नाम पारखी हो गया, जो आगे चलकर पारख के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में पारख वंश की परंपरा में लोग बढ़ने लगे तथा अपने व्यवसाय, संग्राम, अकाल, रोग आदि कारणों से अनेक स्थान पर जाकर बसने लगे। इसी संदर्भ में पारख परिवार के दो भाइयों के वंशज अलग अलग होकर निम्बाहेड़ा, रतलाम, जावरा में जा बसे। एक परिवार भरतपुर में जा बसा। भरतपुर उस समय अपनी आन बान शान में अद्वितीय था। सामाजिक भौगोलिक वातावरण, वन, उपवन, किले आदि की शोभा से अलौकिक था। उसी भरतपुर में बसे पारख गोत्रीय ऋषभदास अपने पूर्वजों का रत्नादि का पैतृक व्यवसाय करते थे। नगर में एक प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्ति थे। देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित थे। सदाचारी, तत्वज्ञानी, सत्पुरुष थे। केसर की तरह परिवार में धर्म संस्कारों की सुगंध प्रसारित करने वाली केशरबाई की कुक्षी में एक दिव्य पुरुष रत्न का प्रवेश होता है। एक शुभ रात्रि में केशर माँ को अर्ध जागृत अवस्था में सुंदर स्वप्न आता है। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई दिव्य पुरुष उन्हें एक दैदीप्यमान रत्न दे रहा है। रत्न हाथ में लेकर केशरबाई जैसे ही उन्हें वंदन करने लगी, वैसे ही उनकी नींद खुल गई। यह स्वप्न शुभ संकेत का सूचक था। यह जानकर वह पुनः सोई नहीं और प्रणाम करके पतिदेव को
अपने स्वप्न के बारे में सूचित किया। स्वप्न सुनकर श्रेष्ठी प्रसन्न हुए और मुनिराज से उस शुभ स्वप्न का फल जानना चाहा। स्वप्न का गंभीरता से चिंतन करते हुए मुनि भगवंत कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। कुछ ही समय में अपना मौन भंग करते हुए मुनिराज बोले, ऋषभदास जी, स्वप्न तो बड़ा शुभ है। इसके अनुसार तो आपके यहाँ दिव्य अलौकिक पुत्र रत्न का जन्म होना चाहिए। मुनि महात्मा की वाणी को हृदयंगम करते हुए वंदन करके प्रसन्न मन के साथ घर की तरफ लौटे और अपनी पत्नी को मुनि भगवंत द्वारा कथित शुभ स्वप्न का फल कहा। स्वप्न के अनुसार माता गर्भ की सुंदर प्रतिपालना करती है। पुण्यशाली आत्मा के प्रभाव से धर्म ध्यान में सदा निमग्न रहती है। पूर्ण मास में विक्रम संवत 1883 पोष शुक्ल सप्तमी गुरुवार को शुभ लग्न में केशर माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। ऋषभदास जी ने बड़े उत्साह के साथ पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया तथा स्वप्न के अनुसार नवजात बालक का नाम रत्नराज रखा गया। यही रत्नराज आगे चलकर बने महान आचार्य भगवंत कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा। महापुरुषों का जीवन तो अलौकिक होता ही है, पर साथ ही उनका जन्म भी अलौकिक और अद्भुत होता है। और हमारे दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म भी ऐसा रोचक ही था। ऐसे महान गुरु भगवंतों का जन्म जिन शासन में हमेशा होता रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।